हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से लगातार मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी की नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन को और भी अच्छा और बेस्ट बनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आप सबके लिए जो ईएसआई का अपकमिंग नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन है 7 जुलाई को, उसकी तैयारी को और अच्छा बनाने के लिए आप सबके लिए क्रैश कोर्स चलाया गया है। और उसी क्रैश कोर्स के अंदर हम अभी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से रिलेटेड टॉपिक्स को हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। कल की क्लास के अंदर आप सभी ने देखा कि हम सब ने डाइजेस्टिव सिस्टम के कुछ असेसरी ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किए। ठीक है। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को कल की क्लास समझ में आई होगी। अगर किसी भी स्टूडेंट को कल की क्लास में कोई भी डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। तो प्लीज स्टूडेंट, आई रिक्वेस्ट यू, ऑल ऑफ यू, प्लीज बी अटेंटिव इन दिस क्लास। आज की क्लास के अंदर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं रिलेटेड टू द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम। ठीक है। लास्ट क्लास के अंदर हमने ऑर्गन्स के बारे में देख लिया था, कौन कौन से इसके ऑर्गन्स है। ठीक है। अब आज की क्लास में हम देखेंगे कि फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है। फंक्शंस ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम क्या देखेंगे आज की क्लास में? हम देखेंगे फंक्शन ऑफ organs of organs of digestive system। ठीक है स्टूडेंट। फंक्शंस ऑफ ऑर्गन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन्स है उनके फंक्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आज की क्लास में हम फंक्शन के डिस्कशन करेंगे। कल की क्लास में हमने ऑर्गन्स के बारे में लिटिल बिट देख लिया था। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं माउथ की। बात करते हैं तो माउथ का काम होता है, माउथ का क्या काम होता है? ब्रेक द फूड पार्टिकल्स, असिस्ट दैट प्रोड्यूसिंग स्पोकन लैंग्वेज। ठीक है। ब्रेक द फूड पार्टिकल, जैसे कि माउथ में आप जैसे आप खाना रखते हो, खाना खाते हो, निवाला बाइट रखते हो, उसके बाद दांतों के द्वारा उसको क्या कर दिया जाता है? छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर उसको क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। ठीक है। साथ के साथ जो जीभ होती है, हमारी टंग जो होती है, वो क्या करती है? उसके चारों तरफ जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं उनके चारों तरफ क्या कर देती है? सलाइवा को अप्लाई कर देती है अच्छे से। और सलाइवा के अंदर हमने कल की क्लास के अंदर देखा था, इस सलाइवा के अंदर वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। और उन वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स की प्रेजेंट होने की वजह से फूड का जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? माउथ से शुरू हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट। अब ये आप लोगों के लिए एक एमसीक्यू बनता है। ठीक है। एमसीक्यू क्या बनता है? एमसीक्यू ये बनेगा स्टूडेंट, मैं बताता हूँ आप लोगों को। एमसीक्यू, ये एमसीक्यू क्या बनेगा? द प्रोसेस ऑफ द द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज बिगिन फ्रॉम। पहला एमसीक्यू, कहाँ से स्टार्ट हो जाती है जो प्रोसेस? तो मतलब फूड की डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कहाँ से शुरू हो जाती है? वो स्टूडेंट शुरू हो जाती है आपके फ्रॉम द माउथ। फ्रॉम द माउथ, माउथ से ही डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। आप सबने देखा है कि माउथ से डाइजेशन की प्रोसेस है वो शुरू हो रही है। किस प्रकार से हो रही है वो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया है कि माउथ के अंदर क्या होता है? सैलाइवरी ग्लैंड्स होती है। कैसे होती है? देखो, माउथ के अंदर क्या होता है? माउथ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं आपकी? मोस्ट कॉमनली हम बात करें टीथ, टीथ के बाद हम बात करें तो टंग, टंग, और सबसे इम्पोर्टेंट जो वो होती है सलाइवा। ये तीनों चीजें एक साथ काम करने का, एक साथ काम करती है। कैसे काम करती है? देखो, जैसे ही आपने बाइट लिया, बाइट लेते ही टीथ क्या करेंगे? ब्रेक इनटू पार्टिकल, ब्रेक इनटू स्मॉल पार्टिकल। स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर जो भी खाना आपने लिया है, जो भी बाइट आपने लिया है, उस बाइट को वो क्या करेंगे? छोटे छोटे पीसेस के अंदर, टुकड़ों के अंदर क्या कर देंगे? उसको तोड़ देंगे। अब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने की वजह से क्या हुआ? वहां पर जो टंग है वो क्या करती है? मिक्सिंग करती है। मिक्सिंग करने का काम करती है, मतलब वो इधर उधर घुमाती रहती है। अब जो ये जैसे जैसे ये टंग फूड को घुमाएगी वैसे वैसे सलाइवा क्या हो जाती है? फूड के साथ मिक्स हो जाती है। और यहाँ से हम सब ने देखा था कि सलाइवा कंटेन, सलाइवा कंटेन
डाइजेस्टिव एंजाइम, सलाइवा कंटेन, सलाइवा के अंदर क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। सलाइवा के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो क्या करते हैं? खाने का डाइजेशन है वो शुरू कर देते हैं। मोस्टली जो डाइजेशन होता है माउथ के अंदर वो होता है आपके ग्लूकोज का। ग्लूकोज का डाइजेशन करने के लिए सलाइवा के अंदर कौन से पाए जाते हैं? सलाइवरी एमाइलेज पाए जाते हैं। सलाइवरी एमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज डाइजेस्टिव एंजाइम से वो पाए जाते हैं जो क्या करता है? ग्लूकोज को डाइजेशन करने का काम करता है। तो ये है माउथ के फंक्शंस की बात करें। नेक्स्ट वन है स्पोकन द लैंग्वेज, बोलने के काम आता है। हम सब जानते हैं कि जो भी वॉइस हमारे अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है, जो डिफरेंट टाइप के वर्ड्स हम बोल पा रहे हैं, उन सबको बोलने के अंदर हमारे टिप्स और टंग, ठीक है। और ये साथ ही साथ में फ्लोर ऑफ द माउथ, फ्लोर ऑफ माउथ, इन सब की मदद की वजह से ही हम क्या कर पा रहे हैं? बोल पा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक है। दूसरा फंक्शंस की बात करें, सलाइवरी ग्लैंड्स के फंक्शंस की बात करें, तो ये हमने असिस्ट कर दिया है। अब दूसरा हम पढ़ रहे हैं, पहला हमने ये पढ़ लिया, दूसरा हम ये पढ़ रहे हैं, ठीक है। दूसरा हमारा आता है आपका सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन, ठीक है स्टूडेंट। सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन में आप लोगों को कल भी बता चुका हूँ कि कौन कौन से सलाइवरी ग्लैंड के जो फंक्शन है वो कौन कौन से फंक्शन है, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड के फंक्शन की अगर हम बात करें तो देखो, सलाइवा मोइस्ट द फूड एंड लुब्रिकेट द फूड, बिल्कुल, ठीक है। सलाइवा क्या करती है? सलाइवा की वजह से जो फूड है वो क्या होता है? गीला हो जाता है, मोइस्ट हो जाता है, नम हो जाता है। साथ के साथ क्या कर देती है? उसको लुब्रिकेशन का काम भी करती है। इंपॉर्टेंट फंक्शन है ये सलाइवा का। सलाइवा मोइस्ट एंड लुब्रिकेट द फूड, ठीक है। सलाइवा क्या करती है? लुब्रिकेट द फूड। सलाइवा क्या कर रही है? देखो, मोइस्ट द फूड, जूम कर रखा है इसलिए आपको थोड़ी सी हैंडराइटिंग दिक्कत आएगी। मोइस्ट द फूड एंड लुब्रिकेट द फूड, मोइस्ट द फूड एंड लुब्रिकेट द फूड, ये सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है सलाइवा का। याद रखना स्टूडेंट, बहुत ज्यादा बार इसके बारे में भी आप लोगों के लिए क्वेश्चन आ सकता है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि सर ये क्यों पढ़ा रहे हैं, सर ये इतना इजी टॉपिक क्यों पढ़ा रहे हैं, ये तो हमें पहले से पता है। स्टूडेंट आप, मैं मानता हूँ आप सबको ये पहले से पता है, बट कई बार जो माइनर मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमारे एक दो नंबर कम रहते हैं और हम मेरिट से एक दो नंबर से चूक जाते हैं, तो वो रीजन यही है कि हम इन चीजों को क्या लेके चलते हैं? लाइटली लेके चलते हैं। और लाइटली लेके चलने की वजह से ये चीजें हम भूल जाते हैं और वहां पर हमारे नेगेटिव मार्किंग है वो हो जाती है। मैं तो आप सबको दोबारा बताना चाहूंगा कि पेपर को बैलेंस तरीके से बनाया जाता है। ऐसा नहीं बनाया जाता कि जो एकदम हार्ड एंड फास्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स तक को वही केवल पेपर को अटेम्प्ट कर पाते हैं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। पेपर एवरेज स्टूडेंट के लिए बनाया जाता है कि हाँ, एक एवरेज स्टूडेंट इसको कर ले, ठीक है। तो जो एवरेज वाला कर सकता है तो हो सकता है जो सब एवरेज था वो भी उसको अटेम्प्ट कर सकता है, एवरेज वाला कर ही रहा है, और जो इंटेलिजेंट है वो तो उसको अटेम्प्ट कर ही लेगा। तो यहाँ पर पेपर को मैनेज करने के लिए, पेपर को बैलेंस करने के लिए ऐसे जो वन लाइनर क्वेश्चन हैं वो पेपर के अंदर स्टूडेंट्स ऐड किए जाते हैं। तो प्लीज आप इन सब चीजों का ध्यान रखो, आराम से इन चीजों की स्टडी कीजिए। कोई डाउट्स आ रहा है प्लीज मेडिको नर्सिंग क्लासेज के यूट्यूब चैनल के ऊपर आप अपने डाउट को छोड़िए। देख, एक बार छोड़ के तो देखिए, आपको अगर कोई डाउट होता है तो उसको देखो तो सही, कम से कम मेडिको नर्सिंग क्लासेज की टीम किस प्रकार से आपके डाउट को क्लियर करती है, ठीक है। दूसरा हम एक एक फंक्शन बता दिए, मॉइस्ट द फूड एंड लुब्रिकेट द फूड। तीसरा सेकंड वन फंक्शन है कि जो अमाइलेज डाइजेस्ट द पॉलीसेकेराइड, जो पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड का डाइजेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन होता है? सलाइवरी अमाइलेज। अब यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज ये आएगी। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या इंपॉर्टेंट चीज है? बायोकेमिस्ट्री का एक क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे। वो क्वेश्चन क्या बन रहा है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, 1 सेकेंड। कि यहाँ पर जो क्वेश्चन बन रहा है बायोकेमिस्ट्री का, वो क्वेश्चन क्या बन रहा है? वो क्वेश्चन ये बनेगा स्टूडेंट कि जो अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज है, सलाइवरी अमाइलेज, अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज किस प्रकार के ग्लूकोज को, मतलब किस प्रकार की शर्कराओं को ना, शर्करा बोलते हैं ना, ठीक है। तो किस प्रकार के फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है? तो ये करता है पॉलीसेकेराइड को क्या करता है? डाइसेकेराइड और मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। पॉलीसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड,
ठीक है। तो सलाइवरी अमाइलेज जो वो क्या करता है, पॉलीसेकेराइड के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल होता है। पॉलीसेकेराइड का मतलब है जो वो दो या दो से अधिक शर्कराओं से मिलकर के पॉलीसेकेराइड से मिलकर, ठीक है, तो दो या दो से अधिक सेकेराइड से मिलकर के बना हुआ तो उसे बोला जाता है पॉलीसेकेराइड। तो ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है सलाइवा के, इंपॉर्टेंट फंक्शन, सलाइवरी ग्लैंड्स के इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने, नेक्स्ट हम जो हमारा टॉपिक आता है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आ रहा है स्टूडेंट, जूम कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को दिखाई दे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है वो टॉपिक आता है हमारा पेयरिंग। 3 नंबर पे हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम पेयरिंग, ठीक है। पेयरिंग्स का मेन फंक्शन होता है स्वेलोविंग, ठीक है, स्वेलोविंग ये निगलने में हेल्प करता है। स्वेलोविंग क्या करता है, निगलने में हेल्प करता है, ठीक है, पेयरिंग्स के, ठीक है। पेयरिंग्स के नॉर्मली 3 पार्ट बताए गए हैं। पेयरिंग्स के कितने पार्ट बताए गए हैं, 3 पार्ट बताए गए हैं, वो भी मैं बताता हूँ आप लोगों को, थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज दे देता हूँ, ठीक है। तो पेयरिंग्स के जो 3 पार्ट है उन पेयरिंग्स को 3 पार्टों के अंदर डिवाइड किया गया है, ठीक है। बैक ऑफ द पेयरिंग्स कहाँ है, बैक ऑफ द ओरल कैविटी, ओरल कैविटी के जो पीछे का हिस्सा उसको पेयरिंग्स के अंदर इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो पेयरिंग्स की बात करूँ स्टूडेंट, पेयरिंग्स की अगर बात करूं तो पेयरिंग्स को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया है स्टडी के पर्पज से। पहला किया गया नेजो पेयरिंग, दूसरा किया गया ओरो पेयरिंग, और तीसरा किया गया लेरिंजियो पेयरिंग। ताकि स्टडी पर्पज है वो इजी हो सके, स्टडी पर्पज है वो इजी हो सके, ध्यान रखना। सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, ड्यूरिंग ओरल सक्शन, एमसीक्यू है, ड्यूरिंग ओरल सक्शनिंग, ओरल एंड नेजल सक्शनिंग, ड्यूरिंग ओरल एंड नेजल सक्शनिंग, और ओरल और नेजल सक्शनिंग में से सबसे पहली सक्शनिंग कौन सी करनी है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप सबको घूम सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है कि ओरल सक्शनिंग पहले करनी है कि नेजल सक्शनिंग। तो ध्यान रखना स्टूडेंट, आंसर क्या है, आंसर होगा इसका, इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा ऑलवेज डन द, ऑलवेज डन द ओरल एंड oral suctioning, always done the oral suctioning first, then start the nasal suctioning, then start the nasal suctioning, ठीक है स्टूडेंट। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है जो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अंदर हम क्या देखेंगे, इस इंपॉर्टेंट एमसीक्यू के अंदर हमने ये देखा है कि जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो, और हमें सक्शन के लिए अगर कोई भी डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, ठीक है, अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर हमें ये बोल रहा है कि आपको पेशेंट की सक्शनिंग करनी है, तो उस सक्शनिंग के दौरान हमें सबसे पहले कौन सी सक्शनिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना है ओरल सक्शनिंग, उसके बाद हमें करना है नेजल सक्शनिंग ड्यूरिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए चलिएगा स्टूडेंट, ड्यूरिंग केयर ऑफ न्यूबॉर्न, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, जब आप मान लीजिए आप एज ए नर्सिंग ऑफिसर लेबर रूम के अंदर ड्यूटी कर रहे हो, और वहां पे जैसे ही बच्चा डिलीवर होकर के बाहर आता है उसके बाद आपको दे दिया जाता है असिस्ट करने के लिए, ठीक है, असिस्ट करना है, रिससिटेट की जरूरत है, जो भी करना, मतलब प्राइमरी केयर के लिए आपको दे दिया गया है। उस समय हमें ध्यान रखना है, उस समय हमें ध्यान रखना है जब भी बच्चा डिलीवर होकर के आया है तो वो एमनियोटिक फ्लूइड है, हो सकता है वहाँ मेकोनियम भी होगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ओरल सक्शनिंग स्टार्ट करनी है, ओरल सक्शन स्टार्ट करना है, एंड देन फॉलोड बाय, किसके द्वारा फॉलोअप किया जाएगा, नेजल सक्शनिंग। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, मान लीजिए आप एक न्यूबॉर्न की केयर कर रहे हो और वो एस्पिरेट कर चुका है, तो उस समय आप क्या करोगे, सबसे पहले कहाँ से सक्शनिंग करोगे,
तो सबसे पहले आपको ओरल सक्लिंग करनी है, उसके बाद अपने जेल सक्लिंग करने जाओगे। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फेरिंग्स के बाद हम बात करते हैं ईसोफेगस की। ईसोफेगस क्या है? एक फूड पाइप होती है। ईसोफेगस क्या है? एक फूड पाइप है। यहाँ से ये यहाँ तक ये ईसोफेगस है। ठीक है, और ये फूड पाइप होती है अप्रोक्सीमेटली 22-25 सेंटीमीटर की ये पाइप होती है। फूड पाइप बोला जाता है इसको। इसका तो एक नाम और है, क्या नाम है? फूड पाइप। फूड पाइप भी इसी को बोला जाता है। इसका इसका मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। इसका मेन फंक्शन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग क्या हुआ? ट्रांसपोर्टेशन का मीनिंग हुआ कि यहाँ पर मान लीजिए आपने कुछ खाया था। ठीक है, सॉरी कलर सही से सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर मान लेता हूँ कि आपने कुछ भी खाना मुंह के अंदर खाया। अब इस खाने को स्टमक तक लाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन का ये काम करेगी। यहाँ से देखो, ये देखो जिस प्रकार से इसका पाथवे बनेगा और इस प्रकार से ये खाना स्टमक तक आ जाता है। और इस प्रकार से ये खाना कहाँ तक आ जाता है? स्टमक आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो फूड पाइप है या जो ईसोफेगस है वो क्या कर रही है? वो एक ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रही है। ट्रांसपोर्टेशन का काम कैसे कर रही है? क्योंकि ये क्या कर रही है? ये किसको कनेक्ट कर रही है? ये कर रही है आपके फेरिंग टू स्टमक। स्टमक को फेरिंग्स के साथ इसने क्या कर दिया है? कनेक्ट कर दिया है। आप देख सकते हो पूरे डायग्राम के अंदर फेरिंग्स के अंदर खाना था। अब खाने को स्टमक तक ले जाने के लिए बीच में हमें किसकी जरूरत पड़ी है? हमें फूड पाइप की जरूरत पड़ रही है। और इस फूड पाइप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? इस फूड पाइप के थ्रू हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं। ठीक है जी, इतना ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इसके अलावा इसका कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा फंक्शन नहीं है, लेकिन ये जो फंक्शन है वो काफ़ी क्रिटिकल फंक्शन है और कोई ऑर्गन इसको कंप्लीट नहीं कर पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसोफेगस के बाद हम बात करते हैं स्टमक के फंक्शन की। ठीक है स्टूडेंट, स्टमक के फंक्शंस के अगर मैं स्टमक के फंक्शंस के अगर मैं आप लोगों के साथ बातचीत करूँ तो स्टमक के जो फंक्शन है, ठीक है, ये हमने चौथा पढ़ लिया है और ये हमें बना दिए इसको पाँचों। तो स्टमक के जो फंक्शन है उनको हम पढ़ते हैं। देखो, स्टमक के फंक्शन की बात करें तो फर्स्ट वन है स्टोर एंड चर्न द फूड। ठीक है, स्टोर करता है, बिल्कुल स्टोर करता है, क्योंकि इन स्टमक खाना है वो 2 से 3 घंटे के लिए 2 से 3 घंटे के लिए खाना स्टमक के अंदर रुकता है। ध्यान रखने की बात है, अगर कोई आपसे पूछे कि नॉर्मली खाना स्टमक के अंदर कितने समय के लिए रुकता है तो 2 से 3 घंटे के लिए तो कहाँ रुकेगा स्टूडेंट्स? आपकी स्टमक के अंदर रुकता है। नेक्स्ट वन है पेप्सिन डाइजेशन प्रोटीन। यहाँ पर जो स्टमक की जो सेल्स होती है, स्टमक की जो सेल्स होती हैं, उन सेल्स से क्या होता है? सेल्स ऑफ स्टमक, स्टमक की जो वॉल होती है उसमें वेरियस टाइप की सेल पाई जाती है और उन सेल्स की वजह से क्या होता है? वहां पे पेप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम का क्या होता है? सिंथेसिस होता है। और पेप्सिन एंजाइम वो किसके लिए डाइजेशन है? प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या होती है? उसकी रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन की डाइजेशन के लिए उसकी क्या होती है स्टूडेंट? रिक्वायरमेंट होती है। HCl एक्टिवेट द एंजाइम। स्टमक के अंदर जो पेराइटल सेल्स होती है, स्टमक के अंदर जो पेराइटल सेल्स हैं वो क्या कर देती है? HCl का सिक्रेशन करती है। और ये HCl होता है जो वेरियस एंजाइम्स को, जो स्टमक के अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है उन सारे एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम कौन करता है? आपका स्टमक करता है। तो HCl एक्टिवेट द एंजाइम्स। अब एंजाइम्स आगे तो ये क्या करेंगे? ब्रेकिंग अप द फूड, किल द जर्म। HCl एसिड है, HCl आया एसिड है। HCl क्या है? एसिड है। और इस एसिड की प्रेजेंस के अंदर जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप लोगों ने खाने के साथ निगल लिए हैं, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म खाने के साथ आप लोगों ने जो निगल लिए हैं, उन सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो HCl है वो क्या कर देता है? किल। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कर देता है? वो किल कर देता है। लास्ट पे देखो, म्यूकस प्रोटेक्ट द स्टमक वाल। ठीक है, म्यूकस। अब स्टमक के अंदर क्या पाई जाती है? गॉबलेट सेल भी पाई जाती है, गॉबलेट सेल्स पाई जाती है। और ये सेल्स क्या करती हैं? म्यूकस का प्रोडक्शन करती है। म्यूकस का क्या करती है?
प्रोडक्शन करती है। और म्यूकस का प्रोडक्शन करने की वजह से ये सेल्स क्या कर रही है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। कहाँ पे? ये करेंगी आपके स्टमक के अंदर। कैसे जी? अब देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे। स्टमक के अंदर मैं कह रहा हूँ कि जो रेड कलर का है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो रेड कलर का है वो एसिड ही एसिड है, HCl है। स्टमक के अंदर क्या है? HCl है। स्टमक के अंदर HCl, स्टमक के अंदर HCl है। मान ली बात। अब HCl है वो, अभी आप कह रहे हो इधर इस साइड में आप लोगों ने लिखा है, पढ़ा है कि HCl है वो क्या कर रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी क्या कर सकता है, किल कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जब वो डिस्ट्रॉय कर रहा है तो हो सकता है वो एसिड है, वो क्या कर सकता है, जो स्टमक की वाल है उनको भी डैमेज कर सकता है। क्योंकि HCl की जो पीएच होती है स्टमक के अंदर वो होती है 3.4 to 4। HCl हाईली एसिडिक होता है। ये क्या होता है? हाईली एसिडिक। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट्स की स्टमक की जो पीएच है वो नॉर्मली कितनी होती है? 3.4 से 4.4 सॉरी 4 तक होती है। और ये क्या करती है, ये हाईली एसिडिक, अब हाईली एसिडिक होने की वजह से हो सकता है कि ये स्टमक की वार्ड को, स्टमक की वॉल को क्या कर जाए, इरोड कर दे, उसको डैमेज कर जाए। एसिड है, कर सकता है। ठीक है। और यही कहानी होती है आपकी पेप्टिक अल्सर डिजीज के अंदर। जब हम इसके डिजीज कंडीशन पढ़ेंगे मैं आप लोगों को और भी अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है। तो ये क्या करता है, अब जो म्यूकस है वो गॉबलेट जो सेल्स थी वो क्या करेंगे, देखना यहाँ पे। जो गॉबलेट सेल्स थी वो क्या करती है, वो एक लेयर का काम करती है। जो गॉबलेट सेल्स है वो क्या करती है, एक लेयर का काम करती है। गॉबलेट सेल्स क्या करेंगी, एक लेयर का काम करेंगी। या कैसे करेंगी, ये देखो। गॉबलेट सेल इस प्रकार से एक लेयर बना देंगे, इस प्रकार से एक लेयर बना देंगे। गॉबलेट सेल क्या करेंगे, इस प्रकार से एक लेयर बना देंगे। और इस प्रकार से जो लेयर बनी है, इस लेयर की वजह से क्या होगा, जो HCl है वो स्टमक की वाल के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा। और डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आने की वजह से वो उनको क्या नहीं कर पाएगा, डैमेज नहीं कर पाएगा। इसीलिए वहां पे गॉबलेट सेल्स भी पाई जाती हैं, एब्जॉर्प्शन को भी लिमिटेड करती हैं। तो ये सारे फंक्शंस किसके हैं, स्टमक के फंक्शन होते हैं। ठीक है। स्टमक के अंदर दो स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, मतलब दो गेट होते हैं, ऐसे मान लो आप। ठीक है। दो वॉल्व होते हैं या फिर गेट होते हैं। ठीक है। यहाँ वाला कहलाता है, ये वाला कहलाता है आपका कार्डियक स्फिंक्टर। कार्डियक स्फिंक्टर। और यहाँ जो स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है स्टूडेंट, उसे बोला जाता है, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाता है पाइलोरिक स्फिंक्टर। उसे क्या बोला जाएगा, पाइलोरिक स्फिंक्टर बोला जाता है। आई होप आप लोगों को क्लास समझ में आ रही होंगी। आज की क्लास आप समझ पा रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी क्लास से रिलेटेड डाउट है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। ये क्लास एक ओवरव्यू के लिए चल रही है, एनाटॉमी का ओवरव्यू अगर हमारे पास रहेगा तो हमें डिजीज कंडीशन पढ़ने में थोड़ा सा इजी रहेगा। ठीक है स्टूडेंट। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा स्टमक के पार्ट के बारे में। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ स्टमक के पार्ट के बारे में बताऊँ। तो स्टमक के पार्ट की अगर हम बात करें, स्टमक के पार्ट की अगर हम बात करें, तो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो ये तो कहलाएगा, यहाँ तक का पार्ट तो कहलाता है स्टमक का फंडस। ठीक है। ये वाला पोर्शन कहलाता है पाइलोरिक एंट्रम। क्या कहलाता है, पाइलोरिक एंट्रम। और जो बीच में बचा हुआ रिमेनिंग जो पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक का, ये कहलाता है बॉडी। ठीक है स्टूडेंट। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक स्टमक का मैंने ओवरव्यूज दिया है आपको। साथ ही साथ एक और चीज बताऊंगा, स्टमक के अंदर रुगेज, रुगेज पाए जाते हैं। रुगेज का मतलब है स्टमक के अंदर क्या होते हैं, ऐसे रिंकल से, ऐसे स्टमक की वॉल के अंदर ऐसे रिंकल से पाए जाते हैं। ये रुगेज होते हैं। ये क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन का जो सरफेस एरिया है उसको भी बढ़ाते हैं, साथ के साथ स्टमक को फैलने के लिए, डिस्टेंट होने के लिए क्या करते हैं, एरिया प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार से ये स्टमक के फंक्शन है। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है प्लीज आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, ताकि हम उसको, आपके उस डाउट को हम क्या कर सके, क्लियर कर सके। अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप अपने मन में मत रखो, उसको पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं 5 नंबर पे हमारी बात होगी इसकी लीवर की। बाकी मैं कल बता चुका हूँ लीवर के जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है उनके बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूँ।
फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये क्या करता है, ये लीवर है, सबसे बड़ी ग्लैंड है, मैंने पहले ही बता दिया ये वाले, ठीक है, ये वाले भाई साहब की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, ये भी बहुत सारे एंजाइम्स का प्रोडक्शन करता है। मेटाबॉलिज्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, ध्यान रखना, इट इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये मेटाबॉलिज्म का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है। ये क्या करेगा, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो बायोलॉजिकल पार्टिकल्स, जैसे पेट है, प्रोटीन है, आपके लिपिड्स हैं, पेट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, विटामिन है, मिनरल्स है, उन सबको क्या करेगा, छोटे छोटे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स के अंदर तोड़ता है, साथ के साथ उनका डाइजेशन में, मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, साथ के साथ उनको क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, तो पहला है स्टोर द विटामिन एंड आयरन, विटामिन और आयरन को ये क्या करता है, स्टोर करना। ये इंपॉर्टेंट फंक्शन, ध्यान रखना स्टूडेंट, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज आई है, वो ये आई है, मैं आपको बताऊं तो इंपॉर्टेंट बात यही आई है कि लीवर स्टोर द स्टोर द आयरन इन फेरिटिन फॉर्म। लीवर आयरन को हमेशा फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ठीक है, लीवर आयरन को हमेशा फेरिटिन की फॉर्म में स्टोर करके रखता है, ध्यान रखना। और अगर आयरन का ओवरडोज हो जाए, आयरन का अक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है, तो आयरन के लिए, आयरन को एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए क्या करता है, बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, एक एंटीडोट काम में लेते हैं अपन। आयरन का जो ओवरडोज हो जाता है, और उसके लिए एंटीडोट काम में कौन सा लेते हैं, डी फिरोक्सामाइन। कौन सा लेते हैं, डी फिरोक्सामाइन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद में रखिएगा, आयरन की ओवरडोज को डील करने के लिए कौन सा एंटीडोट काम में लिए जाते हैं, डी फिरोक्सामाइन। और आयरन की ओवरडोज हो जाती है, उस डिसऑर्डर का क्या नाम है, उस डिसऑर्डर का नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, उसे बोलते हैं हीमोक्रोमेटोसिस, हीमोक्रोमेटोसिस, इसे बोला जाता है हीमोक्रोमेटोसिस। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लीवर के अंदर क्या हो गया, आयरन का एक्सेसिव एक्यूमुलेशन हो गया, और आयरन के एक्सेसिव एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स कंडीशन हो रही है, प्रॉब्लम्स अराइज हो रही है। उन सबको ट्रीट करने के लिए आयरन की ओवरडोज होती है, उसे बोला जाता है हीमोक्रोमेटोसिस। और उस ओवरडोज को ट्रीट करने के लिए, या फिर जो एक्सेसिव आयरन जो लीवर के अंदर डिपॉजिट हो रखा है, क्या बोलते हैं, स्टोर हो रखा है, उसको एक्सेस आयरन को एलिमिनेट करने के लिए, बॉडी से एलिमिनेट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी फिरोक्सामाइन वो देना पड़ता है। नेक्स्ट वन है, देखिए क्या करता है, लीवर क्या करता है, जो ओल्ड ब्लड सेल्स होती हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करता है, ठीक है, साथ ही साथ बाइल एड इन डाइजेशन, ये बाइल का प्रोडक्शन करता है, और बाइल को क्या कर देता है, डाइजेशन की प्रोसेस के अंदर हेल्प करने में, बाइल्स डाइजेशन को, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में हेल्प करने के लिए लीवर क्या करता है, बाइल को रिलीज करता है। बताना चाहूंगा 1.5 लीटर पर डे होता है, और लीवर का वजन है वो होता है, कल बताया था मैंने, 1250 से लेके 1500 ग्राम तक का इसका वजन होता है। सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। नेक्स्ट हम बात करते हैं गॉल ब्लैडर की। गॉल ब्लैडर के बीच में, गॉल ब्लैडर के बारे में मैंने कल बताया था आप लोगों को कि ये क्या करता है, स्टोर एंड कनेक्ट कॉन्ट्रैक्ट बाइल, ठीक है, कंसंट्रेट द बाइल, ये क्या करता है, स्टोर करता है बाइल को, और बाइल को स्टोर करता है, साथ के साथ उसको कंसंट्रेट करने का काम करता है, बाइल को स्टोर करता है, एक रिजर्वायर का, बाइल के रिजर्वायर का काम करता है। गॉल ब्लैडर के अंदर, 1 सेकेंड, गॉल ब्लैडर के अंदर मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि गॉल ब्लैडर के अंदर जो मोस्ट कॉमनली जो स्टोन फॉर्मेशन होते हैं, मोस्ट कॉमनली जो गॉल ब्लैडर स्टोन होते हैं, मोस्ट कॉमन गॉल ब्लैडर स्टोन की बात करूं अगर मैं बताऊं आप लोगों को, मोस्ट कॉमन जीबी गॉल ब्लैडर स्टोन, मोस्ट कॉमन जो गॉल ब्लैडर के स्टोन होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, पहला, सबसे ज्यादा बाइल है, तो वहां पे बाइल के अंदर क्या होते हैं, बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट स्टोन,
ठीक है। और बाइल हेल्प करता है पेट के डाइजेशन में, तो वहां पे साथ में होते हैं कोलेस्ट्रॉल के स्टोन। कोलेस्ट्रॉल के रेयर कंडीशन पे वहां पे पाए जाते हैं कैल्शियम के स्टोन। ठीक है। बाइल पिगमेंट के स्टोन है वो डार्क ग्रीन दिखेंगे, जैसा कि बाइल होता है डार्क ग्रीन कलर का होता है। ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल के स्टोन देखेंगे वो आपको दिखेंगे येलोइश। ठीक है स्टूडेंट। और जो कैल्शियम के स्टोन दिखेंगे वो आप लोगों को दिखेंगे वाइट, वाइट लाइक दांतों के जैसे स्टोन दिखेंगे। जब स्टोन गॉलब्लैडर से बाहर निकलेंगे तो आप देखोगे किसी के दांत तोड़ के डाल दिए गए होते हैं। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये थोड़ा सा आप याद रखना, अगर कोई आपसे पूछता है कि बाइल पिगमेंट के स्टोन का कलर कैसा होगा तो वो आप लोग क्या कर सकते हो, बता सकते हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया भी होगा। अगर किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ, मैं डेफिनेटली उसका आंसर करूँगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चमक के फंक्शन के बारे में, हमने बात कर ही ली थी। तो ये 6 नंबर अपना कंप्लीट, 7 नंबर हो गया ये अपना कंप्लीट। अब हम बात करते हैं पेनक्रियाज के बारे में बात करें। ठीक है। पेनक्रियाज के बारे में अगर हम बात करते हैं, ठीक है, अगर हम पेनक्रियाज की बात करें स्टूडेंट, अगर हम पेनक्रियाज की बात करूं तो स्टूडेंट ध्यान रखने की बात ये आती है कि पेनक्रियाज एक बहुत टाइप का ऑर्गन है। बहुत टाइप का मतलब एंडोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड है। पेनक्रियाज क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड होता है पेनक्रियाज। क्या होता है? एक्सोक्राइन। और एक क्या होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। ये दोनों, एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो क्या करता है? पेनक्रियाटिक जूस का सिंथेसिस करता है। क्या बनाता है? पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाटिक जूस बनाता है। और इस पेनक्रियाटिक जूस में वेरियस टाइप के एंजाइम्स पाए जाते हैं जो कि प्रोटीन के लिए, पेट के लिए और कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। और पेनक्रियाज के द्वारा जो भी पेनक्रियाटिक जूस बनता है वो आ जाता है डायरेक्टली, कहाँ पे आता है? वो आकर के रिलीज होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, ड्यूडेनम पार्ट। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन फंक्शंस की बात करें तो आप सब जानते हैं कि पेनक्रियाज के जो एंडोक्राइन फंक्शंस हैं उसमें क्या क्या रिलीज होते हैं। उसमें होते हैं आपके इंसुलिन। ठीक है। लिंगरेन सेल्स, ग्रुप ऑफ सेल्स होता है एक स्पेशल टाइप का, उसे बोला गया था लिंगरेन सेल्स होता है। उसकी जो आइसोलेट सेल्स, बीटा आइसोलेट सेल्स होती है, उन सेल्स से वहां पर क्या होता है? 3 प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। इसमें इंसुलिन है, ग्लूकागोन है और सोमेटोस्टेटिन है। ये 3 प्रकार के हॉर्मोन्स है जो कि पेनक्रियाज से एंडोक्राइन फंक्शन के रूप में निकलते हैं। ठीक है। हॉर्मोन्स ब्लड ग्लूकोज को लेवल करने वाला हॉर्मोन्स है। बाइकार्बोनेट को न्यूट्रलाइज करता है। बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज स्टमक एसिड। ठीक है। अब यहाँ पर बाइकार्बोनेट न्यूट्रलाइज एसिड, एसिड में बताता हूँ ये कैसे बाइकार्बोनेट का। तो इंटेस्टाइन के अंदर बुर्नर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाई जाती है? बुर्नर्स ग्लैंड। ब्रुनर्स ग्लैंड पाई जाती है। ये ब्रुनर्स ग्लैंड क्या करती हैं? ध्यान रखना, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट के अंदर मोस्ट कॉमनली जहाँ पे जो एक की सबसे ज्यादा अमाउंट पाया जाता है वो कहाँ पाया जाएगा? ब्रुनर्स ग्लैंड का ड्यूडेनम पार्ट के अंदर। इंटेस्टाइन के अंदर ब्रुनर्स ग्लैंड पाई जाती है और ये ग्लैंड्स क्या करती हैं? बाइकार्बोनेट का क्या करती है? सिंथेसिस करती है। SPO3 बाइकार्बोनेट का क्या करती है? सिंथेसिस करते हैं। और ये बाइकार्बोनेट आयन क्या करता है? जब खाना स्टमक से चल करके ड्यूडेनम के अंदर आता है, स्टमक से चल करके ड्यूडेनम में आता है तो खाना कैसा होगा? एसिडिक। अब यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? उस एसिड को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। तो ये काम कौन करता है? ये करती है गुडनर्स ग्लैंड। वो क्या करती है? बाइकार्बोनेट का सिंथेसिस करते हैं। तो ये क्या कर देता है? हेल्प यूज टू न्यूट्रलाइज HCl फ्रॉम स्टमक। स्टमक के द्वारा जो HCl आया था उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए ये क्या करते हैं? हमारी मदद करते हैं।
ठीक है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट है फंक्शन, इम्पोर्टेंट फंक्शंस हैं जो हमारे पेनक्रियाज का है। ठीक है, पेनक्रियाज से 2-3 इंपॉर्टेंट एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे कि ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, पेनक्रियाज से क्या निकलते हैं, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन, दो एंजाइम्स निकलते हैं। और ये दोनों एंजाइम्स क्या होते हैं, ये दोनों एंजाइम्स क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है। अब यहाँ पर एक एमसीक्यू बनता है, अब आप लोगों के लिए क्या एमसीक्यू बन रहा है वो देखना। एमसीक्यू बन रहा है क्यों कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए, कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए कौन कौन से एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। तो पहला है ट्रिप्सिन, ठीक है, और दूसरा है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, इन दोनों एंजाइम्स की क्या पड़ती है, हमें जरूरत पड़ती है। तो ध्यान रखने की बात है, बायोकेमिस्ट्री का ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल, एंड दैट इज सिक्रेटेड फ्रॉम पेनक्रियाज। ठीक है, पेनक्रियाज से रिलीज होता है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन एंजाइम्स होते हैं, वो क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है, अमाइलेज, कार्बोहाइड्रेट या पॉलीसेकेराइड के डाइजेशन के लिए अमाइलेज, अमाइलेज जरूरी होता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें मैं आप लोगों को बताने लग जाता हूँ। तो इंपॉर्टेंट चीज मैं आप लोगों को बताऊं स्टूडेंट, तो जैसे ही मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ दिक्कत आ जाती है, टाइम बढ़ रहा है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है वो बात करें, तो इम्पोर्टेंट चीज की बात करें, इन अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, इन अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, इन केस ऑफ अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के अंदर क्या होगा स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस, पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज लेवल is it abruptly increase, abruptly increase about 500 MEQ पर लीटर, 500 के अराउंड इसका लेवल चला जाता है। ठीक है, बट इन क्रोनिक, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस, क्रोनिक पेनक्रियाटाइटिस में जो पेनक्रियाटिक अमाइलेज है, अमाइलेज है, ठीक है, अमाइलेज है, उसका लेवल जाएगा 250 टू 300 MEQ पर लीटर तक चला जाता है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि अक्यूट पेनक्रियाटाइटिस के केस के अंदर पेनक्रियाज के किस एंजाइम का लेवल है वो कहाँ तक बढ़ जाता है। तो अमाइलेज का बढ़ जाता है कहाँ तक, 500 तक बढ़ जाता है, 500 मिलीक्यूलेंट पर लीटर तक बढ़ जाता है। तो इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, ये की ऑफ मैनेजमेंट होगा यहाँ पे। ठीक है, ये बहुत बार एमसीक्यू देखा जा चुका है। तो ये है, हमने अब तक पढ़ लिए। लाइपेज एंजाइम होता है, वो क्या करता है, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये अब तक हमने पढ़ लिए हैं। कितने फंक्शन पढ़ लिए हमने, देखो एक, सॉरी, पढ़ लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑर्गन के हमने इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन थे उनके फंक्शन पढ़ लिए, जिनसे जो डाइजेस्टिव ऑर्गन के, जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर मेजर पोर्शन कवर कर रहे हैं। अब जो रिमेनिंग पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। आई होप आज की क्लास आप सबको समझ में आई होगी, और आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है उसमें आपकी आज की क्लास है वो हेल्प कर रही होगी। प्लीज डू कंसिडर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।